हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और जितने साथी यहाँ पे जुड़ गए सभी लोग फटाफट से लाइक और शेयर आप अपनी साइड से कर दीजिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपको ट्राई करने हैं। कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसको आप सिर्फ देख कर डिसाइड कर रहे हो कि ये हमसे बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा। जब तक वो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि जब आप सवाल को बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या बोला गया है? दो संख्याओं का योग 1215 है और उनका महत्तम समापवर्त 135 है। ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं? बताइए, ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी साथी सॉल्व करके बताएं। ठीक है, तो यहां पे HCF आपका कितना बताया गया? HCF बताया गया है 135, 135 बताया गया है। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपको HCF पता है तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी भाई? इसी का मल्टीपल होगा, यानी कि एक संख्या हो जाएगी 135x एंड अदर नंबर इज 135y। अब यहां पे क्या बोला गया? इनका योग दिया गया है 1215 है, तो इनका योग का मतलब इनको आप जोड़ लीजिए। तो जब आप ऐड कराओगे 135 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस का y, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1215 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और 135 से आप डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा ये आपको देखना है। देखिए, 135 से डिवाइड करोगे तो आप चेक कराओगे कितनी बार जा रहा है, या तो 7 बार या तो 9 बार जाएगा। तो 9 से गुणा कराओगे आपको 1215 मिलेगा। कैसे? 13 9 117 और 4 कैरी आएगा तो ये आपका 1215 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब जरा आप पेयर बनाइए। ठीक है, आप पेयर बनाए। पेयर कैसे बनेगा? ये x कॉमा वाई हो गया, x की वैल्यू 1 होगी तो y आपका 8 हो जाएगा, यह 2 होगा, यह 7 हो जाएगा, यह 3 होगा, यह 6 हो जाएगा, यह 4 होगा तो यह 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जहां पे कॉमन फैक्टर दिख रहा हो उसको कट कर दीजिए। यहां पे x और y का आपस में कॉमन फैक्टर है तो वो गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 जो है जोड़े सही हो जाएंगे। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये कट क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही आपका x और y का आपस में कॉमन फैक्टर हुआ तो तुरंत उसका HCF बदल जाएगा, और HCF बदलने का मतलब है सवाल का आंसर जो है, आपके प्रश्न का आंसर वो गलत आ जाएगा। और बातचीत ना करते हुए आप सवाल बनाने पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब यहां पे ये आपका जो है समानुपाती का सवाल है, यानी 4/5 समानुपाती दिया गया 12/10, और समानुपाती दिया गया है, सॉरी ये अनुपात है और यहां पे ये समानुपात लगा हुआ है। तो A अनुपाते B समानुपाती C अनुपाते D का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो अनुपात A का B से है वही अनुपात C का D से है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप क्या करते हो? अंदर वालों का गुणा बाहर वाले के गुणे के बराबर होता है, यानी कि B इंटू C आपका A इंटू D के बराबर होता है। करा दीजिए गुणा भाई। अंदर वालों का गुणा यानी कि 12/10, और अगला टर्म आपका दिया गया है x/6, यह किसके बराबर होगा? बाहर वालों का गुणा यानी कि 4/5, और गुणे यहां पे हो जाएगा आपका 9/2। ठीक है, अब 5 दूनी 10 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 तियां 12 और 3 से आप डिवाइड करोगे यह 3 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन x का मान क्या हो जाएगा? 6 गुणे 3 यानी कि 18 आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें वैल्यू वगैरह दशमलव में आती है, या फिर ये फ्रैक्शन में ना देकर सीधा सीधा इंटीजर यानी कि पूर्णांक में दे दिया जाएगा, तो आप बना लोगे। मेन है आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि A/B समानुपाती C/D, यानी कि
खैर यहां पे तो हमने आपको बता ही दिया कि ए और बी का जो अनुपात है वो सी और डी के अनुपात के बराबर होगा। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताएं क्या होगा। किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 2:3 है। बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। अब देखो ध्यान से सुनना, किसी बहुभुज में कोई भी बहुभुज अगर बनेगा, आप उसके अगर एंगल को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए इसका हो गया अंतः कोण, भाई बहुभुज है तो उसका ये हो गया अंतः कोण, ये हो गया इसका बाह्य कोण। ठीक है, ये हो गया अंतः कोण और ये हो गया बाह्य कोण। तो कंसेप्ट क्या कहता है, ये दोनों क्या होंगे भाई, रेखीय युग्म होंगे ना। यहां पे हमने कोण नहीं लिखा है, ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण। अब आपके सवाल में इन्होंने बोला है बाह्य और अंतः का अनुपात दिया है, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का इन्होंने रेशियो दिया है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का इन्होंने रेशियो दिया है और अनुपात क्या बताया, 2:3 है। तो इनका योग 5 यूनिट और 5 की वैल्यू 180, यानी कि यह आपका कितने गुना दिया गया है, 36 गुना दिया गया है। अब तो भुजा की संख्या पता करने के लिए हमें बाह्य कोण पता करना पड़ेगा, तो 2 गुणे 36 यानी कि यह आपका 72 डिग्री हो गया, 72 अंश हो गया। और फिर यहां से आप क्या करोगे, बाह्य कोण अगर आपको पता है तो भुजाओं की संख्या निकाल लोगे। कैसे, n आपका क्या होता है 360 बटा बाह्य कोण, क्या होता है 360 बटा बाह्य कोण। तो 360 बटा बाह्य कोण यानी कि 360 बटे 72 हो जाएगा और 72 से आप डिवाइड करेंगे, यहां आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 360 में आप 72 से भाग लगाओगे, 5 क्या हो जाएगा, आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब इसी सवाल में आगे आपसे विकर्णों की संख्या पूछ लिया जाता तब भी आप बता लेते, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 432। 432 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ऑड या इवन नहीं बताना, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं कितने होंगे। तो एक बार ट्राई करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। बताइए 432 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 432। तो देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसके आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बेसिक गुणनखंड करिए, जो कि आप कैसे करते हो। देखो अब इस बार मैं आपको गुणनखंड करके दिखाऊंगा नहीं, और आपको ऐसे करना भी नहीं है। ठीक है, करना कैसे, ताकि आपको आसान लगे, डिफिकल्ट ना लगे। आप ध्यान से सुनिए भाई, जो भी नंबर दिया गया है आप उसको देखो, आप खुद सोचिए कि मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको अपने मन में लानी, जिससे आप तुरंत डिवाइड कर पाओ। चलो आपको 8 दिख गया, 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, और 8 चौके 32 हो गया। ठीक है, अब ये आपका, इसको भी थोड़ा ब्रेक करा लो, 9 छके 54। तो बस अब आपका काम हो गया, अब आप लिख ले जाओगे। ठीक है, दो आपके पास टोटल कितने भाई, 3 2 यहां पे है, 1 2 यहां पे, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया।
और 3 आपके पास कितने हैं, 3 है, तो 3 की पावर 3 हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कैसे आपको जल्दी करना डायरेक्ट। और देखो जैसे ही आपकी हैबिट हो जाएगी ना, तो आप ऐसे ही करने लग जाओगे, तो आप धीरे धीरे करके इस वाले मेथड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप अभी पहली बार मैथ पढ़ रहे हो कंपटीशन एग्जाम के लिए, या फिर बहुत दिनों से छोड़ रखा था, तो आप उसी तरह से कर लोगे। बट कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप इस तरह से प्रश्न को बना पाए। नंबर कितना दिया गया है, 432 संख्या दी गई थी, आपने गुणनखंड कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए आप क्या करोगे, जो भी इनकी घात है उसमें एक जोड़ जोड़ के आप क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो 2 की घात 4 है, 4 प्लस का 1, 3 की घात 3 है, 3 प्लस का 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20। 20 क्या हो जाएगा, आपके इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बरकरार रखते हुए 156% बढ़ा दिया जाए, तो प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक शेप है, स्क्वायर का शेप है, वर्ग का शेप है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया, उसके शेप को बरकरार रखते हुए उसको 156% बढ़ा दिया, 156% से इंक्रीज कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा भुजा में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। बताइए, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए हमने मान लिया एरिया स्टार्टिंग में कितना था, 100 यानी कि 100 था। अच्छा 100 क्यों मानते, इसका कुछ भी परसेंट बोला जाएगा आप बढ़ाते हो, आप बहुत ही इजीली बढ़ा दोगे। 156% इंक्रीज करने का मतलब इसमें 156 की वृद्धि कर दोगे, ये हो जाएगा 256। अब आपको देखना है एरिया की वजह से भुजा पे क्या फर्क पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एरिया। यानी अगर भुजा पहले रूट का 100 रहा होगा, अभी रूट का 256 हो गया है, तो 10 से कितना हो गया ये आपका 16। यानी कि क्या हो रहा है, कुछ लोग 16 भी जल्दबाजी में आंसर बताते हैं, ठीक है, बट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है 10 पे, परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे, यानी कि 60% आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 60% आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपए का लाभ होता है, तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। क्या करना है आपको, बी का हिस्सा बताना है। अच्छा पार्टनरशिप का कंसेप्ट तो पता है ना, क्या होता है, जिस अनुपात में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि जिस अनुपात में आपने पैसा निवेश किया है, उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट होगा। अगर समय समान है और अगर समय अलग अलग है, मान लीजिए ए ने 2 साल के लिए लगाया और बी ने अपना पैसा 5 साल के लिए लगाया, तब क्या होगा,
भाई फिर समय पर भी डिपेंड करेगा। उस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि उसके समानुपाती होगा। तो आप निवेश और समय का गुणा कराओगे। बट यहां पे समय बराबर दिया गया है, समय का कोई जिक्र नहीं, यानी कि समय जो है बराबर है। क्या बोला गया, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2:1 के अनुपात में है और ए और बी की पूंजियां 3:2 के अनुपात में है। अब देखो ये थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट आपको लगा के सवाल बनाना पड़ेगा। ए और सी का अनुपात इन्होंने 2:1 बताया है और ए और बी का अनुपात बताया 3:2। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ए दोनों जगह अलग अलग कैसे हैं, तो इसमें आप 3 का गुणा, इसमें आप 2 का गुणा कराओगे। 3 दूनी 6 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और इसमें 3 का गुणा, यह आपका 3 हो गया। अब आप देखिए ए और सी का अनुपात 2:1 है, ए और बी का अनुपात 3:2 है। अब ये आपको पता चल गया, सवाल खत्म। भाई एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, और अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, आप कह दोगे कि इसी अनुपात में क्या होगा, इनको प्रॉफिट होगा। तो यहां पे बी का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 4/13, और टोटल प्रॉफिट कितना बताया गया है, 1,57,300। 1,57,300 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से यह जाएगा एक बार, 13 दूनी 26 और 13 से फिर ये एक बार जाएगा और आप गुणा करा दीजिए 4 से, 0 0 और ये आपका 4 आ गया, 12 चौके 48, यानी कि 48,400 क्या हो जाएगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब पेपर में कभी यह पूछ लिया जाएगा ए और बी का हिस्से का अंतर कितना है, या फिर ए और सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, तो आप वो भी बता सकते हो। अरे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। और बातचीत देखो, आपस में बातचीत कम करिए। हमें पता आप लोग लगे रहते हो, कुछ ना कुछ लोग जो है आपस में जुटे रहते हैं, तो ये गलत बात है। चलिए अगला सवाल बनाएं और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी साथी सॉल्व करके बताइए। और देखो क्वेश्चन सिर्फ देख के आप डिसाइड ना किया करो कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। हाँ, कुछ बेहद आसान सवाल है तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट पेपर में लोग पढ़ने के बाद भी ट्रेन के सवाल गलत कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन आपका डिफिकल्ट कंसेप्ट है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, जल्दबाजी में वो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में नहीं बदलते हैं, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। ठीक है। देखो अगर पेपर में आप ना आसान प्रश्नों को गलत कर दोगे तो फिर आपके लिए वही समस्या का विषय बन जाएगा। भाई कठिन प्रश्न जो होंगे उनको तो वैसे ही बहुत कम लोग बना रहे होंगे, बट जो आसान सवाल होगा उसको तो हर कोई बना रहा होगा, और आपने उसको गलत कर दिया मतलब फिर दिक्कत आ जाएगी। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ये लोग मिलकर जो है काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। एक महिला एक पुरुष से दोगुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। यानी कि आदमी, औरत और बच्चे का, ये चिल्ड्रन हो गया, इनका इफिशियंसी का जिक्र किया गया। महिला जो है वो एक पुरुष से दोगुना काम कर रही है, महिला जो है वो एक पुरुष से दोगुना काम कर रही है, और बच्चा जो है वो क्या कर, महिला जो है वो एक पुरुष से दोगुना काम कर रही और बच्चा क्या करता है, एक पुरुष से आधा कार्य करता है। देखो आदमी 1 यूनिट काम करता तो बच्चा ½ यूनिट काम करेगा, बट इसका अनुपात इंटीजर में यानी कि पूर्णांक में बनाने के लिए हम पूरे में 2 का गुणा कराएंगे, यानी कि ये 2:4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:4:1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा क्या होगा, इसके बाद समझते हैं क्या होगा। आपके प्रश्न में बोला गया है 3 आदमी, टोटल वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा। बोला गया है 3 आदमी 4 महिलाएं, तो 3 आदमी प्लस का 4 महिलाएं, और बच्चे कितने हैं, 6 बच्चे। ये लोग मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आप यहां से टोटल वर्क कैलकुलेट करोगे।
आदमी कितने यूनिट काम कर रहा है? 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। महिला 1 महिला 4 यूनिट, 4 चौके 16 हो जाएगा। एक बच्चा 1 यूनिट, तो 6 गुणे 1 6 हो जाएगा। ये लोग इतने यूनिट मिलकर काम करते हैं, तो 16 6 22 और 6 28 हो गया। 28 गुणे 10 यानी कि 280 यूनिट हो गया आपका टोटल वर्क। आपसे पूछा जा रहा कितनी महिलाएं मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, अगर काम 5 दिन में पूरा करना है, आप कई तरह से बना सकते हो। हमने मान लिया x महिलाएं, तो x वुमेन और दिन कितना है 5, कितना काम करना 280 यूनिट। भाई एक महिला 4 यूनिट काम करती है, तो 5 दिन में एक महिला क्या करेगी? 20 यूनिट काम करेगी। तो 280 बटा 20 यानी कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ जाएगी? 14। कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी यहां पे? 14। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। चैप्टर आपको पढ़ने हैं और चैप्टर के बाद फिर प्रैक्टिस ही क्या करता है? आपकी तैयारी को और बेहतर बनाता है। देखो प्रैक्टिस मतलब चैप्टर की बात करें तो हर कोई वही चीज पढ़ रहा है जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, लगभग थोड़ा बहुत बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा, किसी का थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। बट हर कोई लगभग सवाल उसी टाइप के करा रहा होता है। बट पेपर में जाके परफॉर्म आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि भाई 50% चैप्टर वाइज रोल प्ले करता है। और ये ज्यादा मतलब सबसे पहले यही है। ऐसा सोचो कि सर ये 50% नहीं, मैं सीधा प्रैक्टिस करूं तो फिर कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे यहां पे किसी ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो उसको लगेगा क्या बता रहा हूं मैं। भाई आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में आपका पैसा हर साल R% से बढ़ता है। तो यहां पे बोला गया है 2 साल में पैसा कितना हो जाता है? 14,600 हो जाता है 2 साल में। और 3 साल में आपको बताया गया पैसा बढ़ के कितना हो जाता है? 16,060 हो जाता है। अब आप देखिए यहां पे कितने से बढ़ गया है, भाई घटा लो। इसमें से घटाएंगे, ये आपका 0 आ गया, ये 6 आ गया, और 10 में से 6 घटाओगे 4 आ गया। यहां पे आपका 6 मतलब 5 बच गया, 1 चला गया उधर, तो 5 में से 4 घटाओगे, ये 1 आ गया। क्या हुआ है? 1460 से आपका पैसा बढ़ गया है 1 साल में। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1460 रुपए का ब्याज मिला है। किस पे मिला है? यहां पे मूलधन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका पैसा हर साल R% से बढ़ता है। यानी कि 10 साल के लास्ट में जितना रहेगा, 11वें साल जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतने % से बढ़ जाएगा। तो 14,600 यहां पे क्या हो जाएगा? बेस में आ जाएगा इसके, और ये 0 आप डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, और ये आपका आ जाएगा 10%, ठीक है। 10% क्या हो जाएगा? आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सही है। चलिए अगला सवाल बनाइए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी साथी सॉल्व करके बताएं।
यदि किसी वर्ग की भुजा को 17% कम कर दिया था, अब देखो यहां पे आपको x प्लस वाई वाला कंसेप्ट ज्यादा बेहतर लगेगा। आप अगर भुजा मानोगे कुछ 100 मानेंगे तो 100 से क्या होगा 83 हो जाएगा, भाई 17% की कमी कर रहे हो। बट आप जब एरिया पता करने का प्रयास करोगे तो फिर 87 का आपको गुणा कराना पड़ेगा कई बार। ये बात समझ रहे ना? तो इसीलिए हमने क्या बता रखा आपको, जब इस तरह का प्रश्न आता है तो आप क्या करते हैं, x प्लस का y प्लस का एक्स वाई बाई 100। अच्छा, एक्स वाई के रूप में इसलिए लिखते हैं कि आप इसका यूज रेक्टेंगल के लिए भी कर सकते हो, भाई वहां पे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में बदलाव क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों भुजाएं बराबर होती तो x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी 17% हो जाएगी। तो ये आपका 17 है और यह भी आपका 17 है, और 17 गुणे 17 आपका कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 यानी कि 289 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यह आपका आ जाएगा 100। तो 34 में आप क्या करोगे, एक सेकंड रुकना, कुछ शायद गड़बड़ी है क्या। सोलह का हो गया 256। अच्छा, हमने ये सॉरी फॉर दैट, यहां पे आपका क्या होता है, यहां पे ये आपका क्या होगा, यहां पे माइनस होगा ना, ये x प्लस का y माइनस का एक्स वाई बाई 100 होता है ना, तो यहां पे आपका ये माइनस का आ जाएगा और 34 माइनस का 2.89 आ जाएगा, और आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 31.11%। 31.11% क्या होगा, आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बातचीत कर लो, इससे अच्छा मौका जो है आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन एरिया, बोले सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। कब करता है पढ़ने का मन? ऐसा कोई स्पेशल दिन आता है क्या जिस दिन आपका पढ़ने का मन करता हो? बोले एग्जाम से 10-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले। तो एग्जाम से पहले देखो, जो आप पढ़ते हो ना उतनी ही तेजी से आप भूलते हो। आपको एक तो डर लगी रहती है, पढ़ भी लिया तो पेपर में जाओगे आप अचानक से जो है कुछ गलत भी कर सकते हैं या फिर भूल भी सकते हो, क्योंकि आपने वो लास्ट टाइम में देखा है। हाँ, ये बात अलग है कि एग्जाम के तुरंत पहले जो आप देखते हो वो थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहता है। बट इसीलिए कहता हूं कि भैया आप पहले पूरा सिलेबस अपना खत्म करो, और हफ्ते 10 दिन में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। जब भी आपका पेपर होगा उसके एक हफ्ते 10 दिन पहले जो कुछ आपने पढ़ रखा उसी का रिवीजन करिए, उसी पे आप प्रैक्टिस सेट दें। चलिए, इस सवाल का आंसर बताइएगा क्या होगा, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। क्या दिया गया, 140 रुपए की 80 वस्तुओं को बेचने पर 30% का लॉस होता है। 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं ताकि आपको क्या हो जाए 30% का प्रॉफिट हो जाए। एक तरीका आपके पास है, क्वांटिटी आप इक्वल करेंगे, उसके बाद आप पहले स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस निकालोगे, फिर आप देखोगे कितना बेचने पे प्रॉफिट होगा और फिर आप वहां से बनाएंगे, और वो आपका इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
उससे ज्यादा आसान आपका तरीका यह है R डिवाइडेड बाई Q परसेंट। देखो ये तो मैं लिखता हूं बताने के लिए कि हो सकता है 2-4 बच्चे क्लास में नए हो, ठीक है। R का मतलब क्या है? रेट। बाकी आप पेपर में इसको लिखोगे नहीं। R का मतलब रेट, Q का मतलब हो गया क्वांटिटी, परसेंटेज का मतलब कितने परसेंट में वस्तु बिक रही है, कितने परसेंट में वस्तु बिक रही है। रेट क्या दिया गया? बोला गया 140 रुपए में 80 वस्तुओं को बेचने पर क्या होता है? 30% की हानि होती है। 30% लॉस का मतलब वस्तु 70% में बिक गई, इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं कि 104 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचा जाए, हमने मान लिया x, 30% का लाभ हो, 30% प्रॉफिट का मतलब 130% आ गया। कैलकुलेशन कर दीजिए, 70 से डिवाइड करेंगे या आपका 2 बार, 0 से डिवाइड करोगे ये 0 हो गया, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 8 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ और बच रहा होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू 8 गुणे 4 यानी 32 वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा? 104 रुपए में बेचना पड़ेगा। जिसमें कंफ्यूजन है उस पॉइंट को देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं 30% की हानि हुई है, क्या हुआ है? 30% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 100 माइनस का 30 यानी कि वस्तु 70% में बिक रही है, ठीक है। इसीलिए आपने यहां पे 70 लिखा है। और अगर मैं आपसे कहता हूं 30% का प्रॉफिट यानी कि लाभ है, तो इसका मतलब क्या है? 100 प्लस का 30 यानी कि 130% में वस्तु आपकी बिक रही है। तो आप एक्चुअल में यहां पे क्या करते हो? जिस प्राइस पे यानी कि सेलिंग प्राइस आप रखते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, परसेंटेज की जगह फॉर्मूले में यही लिख दिया करूं क्या? सेलिंग प्राइस। बट आप फिर पता कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे जब सीपी दिया गया होगा, ठीक है, जब सीपी दिया गया होगा तो आप 100% लिखते हैं, यानी कि जो भी वस्तु है उसकी आप परसेंटेज वैल्यू लिखते हो। तो 30% घाटा यानी कि 70% में बिक रही है, 30% लाभ यानी कि 130% में वस्तु बिक रही है। बताइए यहां तक क्लियर है? और देखिए इस समय आपके एग्जामपुर के सभी कोर्स पे 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको सुपर 60 कोड यूज करना है। और जो भी आपके आगामी एग्जाम है उनके बुक भी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बुक लेने के लिए आप कोड लगाइएगा बुक 30, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सवाल का आंसर बताइए। ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का, तो एक बार आप ट्राई करो और देखिए किस तरह से ये आपका बनाया जाएगा। निम्न दिए गए समीकरण को हल करें। 143 प्लस का 14.3 प्लस का 1.43 प्लस का 0.143, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल में किया क्या गया है, बस दशमलव के प्लेस को शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहां पे 143 था, 1 अंक पे, 2 अंक पे, 3 अंक पे, 4 अंक पे यहां पे इन्होंने दशमलव लगाया है। सभी लोग एक बार ट्राई करिए, उसके बाद देखते हैं समझते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न बनेगा। कोशिश करिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। पता एक तो तरीका यह है कि भैया सीधे सीधे आप इसको जोड़ लो। जोड़ोगे कैसे वो भी बता देता हूं, पहले मैं जोड़ने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना, लिखते हुए चले जाना, ऐसे ही लिखोगे तो आप गलत नहीं करोगे, वरना आप गलत कर देंगे। 143.3 हो गया और 1.43 हो गया और 0.143 हो गया। यह भी आसान ही है, बस एक बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ऐड कराओगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे 3 है, यहां पे 4 3 7 है, 4 3 7 1 8 है और 4 3 7 1 8 यहां पे भी है और 4 3 7 1 8 यहां भी है और 5 है और 1 है, ठीक है। तो 158.8873 ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया।
अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यानी कि इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आपको ध्यान पूर्वक समझना है। भाई बेसिक तरीका तो यही है, ठीक है, बेसिक तरीका तो यही है, इसमें कोई समस्या का विषय है नहीं, ठीक है। यहां पे आप 0.00 भी लिख सकते हो, इसके आगे भी कितना जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है। ये तो सबको पता है ना कि 1.3 1.30 मतलब अब कितना भी जीरो लगाओ, इन सबका मान एक ही, मतलब एक समान है, ठीक है, वैल्यू सेम टू सेम है। ट्रिक क्या होगा ये ध्यान से समझिएगा। देखो नंबर जो आपका दिया गया है, यानी कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें सबसे दशमलव के पहले ज्यादा संख्या है, वो है आपका 143, यानी कि 143 पूरा है। और दशमलव के बाद ज्यादा संख्याएं आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 0.143। ये आपने ऐसे लिख लिया, ये आपने इस तरह से लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये जरा समझो। आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ, ठीक है, दशमलव के बाद देखते हैं, उसका अलग होगा। इधर ऐसे आना है, इधर ऐसे आना है, ठीक है। 3 4 और मतलब 3 और 4 7 हो गया। भाई तीसरे प्लेस का नंबर लिखने के लिए आप तीनों को जोड़ोगे, 4 3 7 1 8 हो गया। यहां के लिए आप चारों अंक को जोड़ेंगे, 8 ही आएगा। अब यहां पे क्या करोगे, भाई इधर से आना है, यहां वाले अंक के लिए क्या करना पड़ेगा, होते हुए आ रहे हो, देखो 1 4 5 5 3 8, इस वाले अंक को लिखना है, तो 1 और 4 5 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 158.8873 आपके प्रश्न का सही जवाब। ये ऊपर वाली जो लाइन हमने लिखी, हमने क्या बोला, आपको क्या करना है भाई, दशमलव आपने लगाया, तो दशमलव के राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा कहां पे संख्या दिख रही है, यहां पे, तो आपने ये लिख लिया 0.143, और दशमलव के पहले 143 है यहां पे, भाई ये समझो 143.0 ही तो लिखा गया है, दशमलव 0 ही तो लिखा गया है। तो ये है इसका ट्रिक। एक सवाल मैं आपको कहो तो करके और दिखा दूं, जोड़ के कि कैसे आता है, दिखा दूं, आइए देख लेते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूं, इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कोई भी एग्जांपल अपने साइड से ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 156, ठीक है, प्लस का 15.6 और प्लस का 1.56 और प्लस का 0.156। अब यहां पे हम लोग 4 स्थान तक नहीं जाते, 3 ही तक गए, तो आपको लिखना क्या है, पहले भाई 156 आपने लिखा, और दशमलव के बाद भी आपको 156 दिखाई पड़ रहा है। हमने क्या बोला है, दशमलव के इधर वाली संख्याएं राइट हैंड, मतलब आपको दशमलव की तरफ आना है। अब देखो कैसे लिखोगे, भाई यहां पे 6 आएगा, दूसरे स्थान पे 6 5 11, 1 कैरी है, 6 5 11 1 12 और 1 13 हो गया, 1 कैरी था ना, 1 हासिल था, 1 अभी भी बचा हुआ है, 5 1 6 6 12 1 13 हो गया, 1 बचा हुआ है, 5 1 6 1 7 हो गया, और 1 हो गया, तो 173। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 173.316। एक बार जरा चेक कराना सही है कि नहीं, सभी लोग एक बार चेक कराइएगा और कमेंट करके बताइए ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले आपको लगा होगा कि सर हम उसी से जल्दी कर लेंगे, तो ये है इसकी ट्रिक, ठीक है, इससे आप जल्दी प्रश्न को बना ले जाओगे। बट थोड़ा 2-4 सवाल, अब देखो जैसे ये हमें ये क्वेश्चन हमने अपने साइड से लिख दिया, हमने अपनी तरफ से ये सवाल लिख दिया, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी नंबर उठाइए, बनाइए। और देखो सिंपलीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, कितना भी मैं आपको पढ़ाऊं बट उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि सवाल एकदम एग्जैक्ट यहीं से आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, बट आप बना ले जाओगे अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट अटेंड किया होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे जितने भी पेपरों में प्रश्न वगैरह आए गए हैं, कभी आपको हमने यूपीएसआई का कराया तो उसमें का प्रश्न करा दिया, दिल्ली पुलिस का करा दिया, सीएचएसएल का कराया, एमटीएस के सवाल करा दिए, जीडी के सवाल करा दिए, तो उससे आपका क्या होता, आप पिछले 3-4 साल के प्रश्नों को लगभग कर लोगे पेपर तक। जैसे ये चीज कई लोगों के लिए नई रही होगी, तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और 2-4 सवाल अपने साइड से लिख के उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ए अकेले एक काम को 27 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है। दोनों मिलकर 6 दिन में कितना काम कर देंगे, बताइए। दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम का कितना भाग समाप्त करेंगे, बताएं।
ठीक है, तो सवाल में आपके बोला गया ए एक काम को 27 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 27 डेज में, 27 दिन में कर सकता है। और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से, देखिए यहां पे बोला गया बी का जो टाइम है वो ए का 1/3 है, 1/3 समय ले रहा है। अब अगर ये 27 दिन का समय ले रहा है, यानी कि बी आपका 9 दिन का समय ले रहा था, दोनों का एलसीएम हो गया 27। ए आपका 1 यूनिट काम करेगा, बी आपका 3 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी मिलकर 4 दिन में कितने यूनिट, 6 दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे? 6 गुणे 4, यानी कि ये लोग 24 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, कितना भाग समाप्त कर रहे हैं? 24 यूनिट काम कर दिया है। टोटल कितना था? 27, 3 से डिवाइड करो कि 8/9 भाग काम इन्होंने समाप्त कर दिया। अगर आपसे यह पूछा जाता कितना काम बचा हुआ है, भाई ये भी तो पूछा जा सकता है कि इनका कितना काम बचा हुआ है, तो आप बता देते कि कितना काम बचा हुआ? 1/9 भाग। ठीक है, उस केस में आपका आंसर हो जाता 1/9 भाग। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। एक सुबह वैदेही और वैदेही नाम से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। हालांकि ऐसे प्रश्न आपने पहले भी बनाए हैं। बोला गया साइकिल पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत यातायात के कारण वापसी में उसकी गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही। भाई अगर भीड़ ज्यादा रहेगी तो आते समय कहीं कहीं रुकना पड़ेगा या फिर चाल कम करनी पड़ेगी। तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी है, यानी एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। बताइए औसत चाल कितना होगा? सभी लोग फटाफट सॉल्व करके बताएं। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करके बताइए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। भाई वैदेही जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वापस आती है 10 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों केस में समान दूरी तय किया जा रहा, तो आप लगा लेंगे 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस का 10 यानी कि 25 हो जाएगा। तो डिवाइड कर देखो, 5 यहां पे भी 5 यहां पे भी डिवाइड करोगे, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आपके प्रश्न का सही जवाब। कई लोग 12.5 बता देते हैं 10 प्लस 15/2 करके, और वो गलत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 12 आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो इस तरह के 2 प्रश्न बनते हैं, मैं दोनों टाइप आपको कराऊंगा, बट एक बार आप कोशिश कर लो ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, ये एक सर्किल हो गया, एक वृत्त हो गया। आप क्वेश्चन बनाए, मैं डायग्राम बना देता हूं। बोला गया है 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं खींची जाती हैं। यदि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर नहीं है, सेंटर यहां पे लगभग होगा। तो दोनों जीवाएं एक ही साइड है, ये होगी पहली जीवा जो बड़ी वाली है, ये छोटी जीवा होगी। एक दूसरे के समांतर आपके प्रश्न में बोला गया है, और इस जीवा की लंबाई बताई गई है आपके प्रश्न में 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, और इस जीवा की लंबाई आपको बताई गई है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और
सर्किल का जो रेडियस है वो बताया गया 17 सेंटीमीटर है। तो जरा आप जो पूछा जा रहा वो बताइए, आपसे पूछा जा रहा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कैसे बनाइएगा, सवाल को बताएं, कैसे बनाइएगा प्रश्न को। देखो इसका कुछ ट्रिक वगैरह भी होता है, बट ट्रिक हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह समझते हैं। देखिए इसको हमने यहां से मिला दिया, ये रेडियस है, कोई समस्या नहीं, ठीक है, और इसको भी मिला दिया। हमें यही तो डिस्टेंस निकालनी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो ये 17 है भाई, 30 का आधा ये 15 होगा ना, और 16 का आधा ये 8 होगा। तो यहां पे अगर आप इसको मिलाते हो, ये डॉट डॉट ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में ये क्या होगा, ये भी आपका कर्ण का काम करेगा, और भाई 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। देखो ध्यान से सुनना, वरना डायग्राम कुछ ऐसा है ना तो थोड़ा सा छोटा है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसको अलग करते, देखो ये 17 है, ये 15 हमने नहीं लिखा, ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये 15 हमने इसकी लंबाई बताई, ये 15 है, ठीक है। ये 17 है, ये 8 है, तो ये वाली भुजा 15 हो जाएगी, और ये 17 ये 15 ये 8 हो जाएगा। तो यहां पे इसकी लंबाई अगर मैं इसको नाम दे दूं AB, तो AB क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि आपके सवाल का सही जवाब यहां पे 7 होगा। अब इसी चीज को आप डायरेक्ट कैसे बताते हो, तो अगर आपके सवाल में बोला जाए जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हैं, अगर ये एक ही ओर है तो सिंपल बस आपको क्या करना है, आपको जीवाओं का आधा करना है। भाई जीवा का हाफ लीजिए, एक जीवा 30 है, एक जीवा 16 है, तो उनका आधा 15 और 8 हो गया। और त्रिज्या को देखो, तो जीवाओं का आधा और त्रिज्या, अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है, और ये केंद्र के एक ओर है, तो इसका अंतर ही क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी। और दूसरा टाइप इसी में क्या बनता है, आपसे बोला जाएगा विपरीत ओर। सेम उसी तरह का प्रश्न है, डाटा भी सेम है, बस यहां पे बोला गया है यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो। विपरीत ओर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ। अब यहां पे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे कुछ ये ऐसा होगा, ठीक है, इधर एक जीवा है और एक जीवा इधर है, ठीक है। यहां पे भी आप उसी तरह से बनाओगे, भाई ये लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ निकालोगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अगर ये 15 है, दोनों जगह त्रिज्या तो 17 ही है ना, और ये इसका आधा ये 8 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 8 आती है, ये डिस्टेंस 15 आती है। तो आप देखेंगे अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हैं, अगर जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हैं और जीवाओं का आधा जो है रेडियस के साथ ट्रिपलेट बना रहा है, तो सीधा आपको जीवाओं के आधा को जोड़ लेना है, वही इनके बीच की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वही इनके बीच की दूरी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये आपके मतलब एक एडवांस मैथ का सवाल था। हालांकि जो देखो यूपी पुलिस के पेपर में ये नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। मेंसुरेशन आपके जो सिलेबस है उसमें लिखा गया है क्षेत्रमिति, मतलब क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, आयतन हो गया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब निकालने के लिए मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे, यानी कि 15 क्वेश्चन थे। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने सवाल सही थे, और सभी लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताया करो। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और YouTube की क्लास की पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री क्विज के लिए आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। और जो भी आपके कोर्सेस वगैरह आते हैं, ठीक है, और कुछ फ्री क्लासेस जो आपको मतलब एग्जाम के समय प्रोवाइड कराई जाती है, सब कुछ आपके ऐप पे मिलता है। तो आप प्ले स्टोर पे सर्च करिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, और वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और टेस्ट देने के लिए आप www.testwale.com पे विजिट करें, अपनी तैयारी को जांचिए। वहां पे क्या होगा, देखो यहां पे आप 1000-2000 लोग प्रैक्टिस सेट करते हो, और आपको अपना मूल्यांकन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी कॉपी कर लेते हो, कॉपी पेस्ट का सिलसिला चलता है। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हर कोई अपना पेपर खुद दे रहा है। तो वहां पे आपको रैंकिंग पता चल जाती है कि मैं कितना आगे कितना पीछे चल रहा हूं। बाकी हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप सुपर 60 का यूज करके
एग्जामपुर के सभी कोर्स पे 60% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और बुक अगर आप लेते हैं तो उस पे बुक 30 कोड लगाइए और 30% का आपको बुक पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास का जो समय है वो है आपका डेली शाम के 7 बजे। तो कमेंट आप जरूर करिएगा और जितने साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।